अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सऊदी अरबिया भी माहदे इब्राहीमी में शामिल होने जा रहा है। वो इज़राइल को बाज़ाब्ता एक स्टेट के तौर पर तस्लीम करेगा और उसमें ये बातें शामिल है कि फ़लस्तीन को एक आज़ाद स्टेट का दर्जा मिलेगा और हमास का किरदार भी गज़ा पट्टी में बाकी रहेगा, हमास को ख़त्म नहीं किया जाएगा। इस तरह की खबरें सामने आ रही है। इज़राइल की मीडिया ने भी ये खबर शाये किया और अमरीकी सदर ट्रंप के हवाले से भी दावा किया जा रहा है कि उन्होंने फॉक्स न्यूज़ से बातचीत करते हुए एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि सऊदी अरबिया जल्द ही अब्राहम अकॉर्ड को ज्वाइन करने वाला है, माहिदे इब्राहीमी का हिस्सा बनने वाला है। और अगर सऊदी अरबिया माहिदे इब्राहीमी का हिस्सा बन जाता है तो फिर पूरे मिडिल ईस्ट में इज़राइल बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। दूसरे ममालिक भी इस माहदे का हिस्सा बन जाएंगे, फिर उनके सामने कोई भी रुकावट नहीं होगी। इंडोनेशिया के हवाले से भी खबरें सामने आई थी कि इंडोनेशिया इज़राइल के साथ रिश्ता बेहतर करने जा रहा है, इज़राइल को तस्लीम करने जा रहा है। लेकिन जैसे खबर लीक हुई फिर इंडोनेशिया ने अचानक इनकार कर दिया। पूरा मामला क्या है उसको समझिए। साल 2018 में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक माहदा इंट्रोड्यूस कराया था जिसको माहदा इब्राहीमी कहा जाता है, अंग्रेज़ी में उसी को कहते हैं द अब्राहम अकॉर्ड। और उसमें अमेरिकी सदर ट्रंप का ये मंसूबा था कि यहूदियत, इस्लाम और ईसाईयत ये तीनों एक मज़हब के मानने वाले हैं और फ़लस्तीन से, ख़ासतौर पर बैतुल मक़दिस से, यरूशलेम से तीनों मज़हब के मानने वालों का रिश्ता और ताल्लुक़ है। और फ़लस्तीन को लेकर जो तीनों मज़हब के मानने वालों में लड़ाई है तो अब्राहम अकॉर्ड ये जो माहिदा है इसमें तीनों एक हो जाएंगे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से इस माहिदे को मंसूब किया गया क्योंकि यहूदी, ईसाई और मुसलमान तीनों अपना जद्दी अमजद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मानते हैं। वहाँ जाकर सभी एक हो जाते हैं। उनके नबी होने पर सभी मुत्तफ़िक़ है, बक़िया औरों पर सभी मुत्तफ़िक़ नहीं। हालांकि मुसलमान तो हज़रत इब्राहीम से हज़रत आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक मुत्तफ़िक़ हैं, लेकिन वो लोग मुत्तफ़िक़ नहीं हैं। बहरहाल अमेरिकी सदर ट्रंप का प्रपोजल था और 2020 में बाज़ाब्ता इस पर अमल भी शुरू हो गया। बहरीन ने इज़राइल के साथ इस माहदे का हिस्सा बनकर अपना सफारती रिश्ता बहाल कर लिया। यूनाइटेड अरब इमारात ने भी इज़राइल को तस्लीम कर लिया, लेकिन सऊदी अरब ने उस वक्त तस्लीम नहीं किया। और सऊदी अरब ने उस वक्त भी ये शर्त लगाई थी कि जब तक इज़राइल बाज़ाब्ता फ़लस्तीन को एक आज़ाद रियासत नहीं बनने देगा और इज़राइल 1967 की सरहदों के मुताबिक अपनी आर्मी को वापस नहीं बुलाएगा, वेस्ट बैंक का कब्ज़ा वो खाली नहीं करेगा, गज़ा पट्टी का कब्ज़ा वो खाली नहीं करेगा, इसी तरह गोलान हाइट्स से वो अपनी आर्मी को पीछे नहीं हटाएगा और यरूशलेम को बाज़ाब्ता आज़ाद फ़लस्तीन की राजधानी नहीं बनाया जाएगा, उस वक्त तक सऊदी अरबिया इज़राइल के साथ किसी भी तरह का रिश्ता नहीं बना सकता और न ही माहदे इब्राहीमी का हिस्सा बन सकता है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप 2020 में चुनाव हार जाते हैं और जब जो बाइडन की सरकार आती है तो उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी यही थी कि उनकी पार्टी बाज़ाब्ता सऊदी अरबिया को मजबूर करे इज़राइल के साथ रिश्ता बेहतर बनाने के लिए और माहदे इब्राहीमी का हिस्सा बनने के लिए। जो बाइडन ने लगातार कोशिशें की, सऊदी अरब के वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मिन्नत और समाजत की, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। एक मरतबा सऊदी अरब के वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने जो बाइडन के फॉरेन मिनिस्टर को 5 घंटे तक इंतज़ार करवा दिया, फिर कल होकर के उनसे मुलाकात की और साफ मैसेज दिया MBS ने कि हम अमेरिका के सामने झुकने वाले नहीं हैं। अब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की दोबारा कोशिश ये है कि माहदे इब्राहीमी का हिस्सा बन जाए सऊदी अरबिया। अब फॉक्स न्यूज़ से बातचीत करते हुए अमेरिकी सदर का कहना है कि कल ही मेरी बातचीत हुई है सऊदी अरबिया से और वो माहदे इब्राहीमी को तस्लीम करने के लिए तैयार हैं। इज़राइल और फ़लस्तीन के दरमियान रिश्ता बेहतर हो जाएगा, इस बात के लिए भी उन्होंने रजामंदी का इजहार कर दिया है। मैं ये नहीं कहूँगा कि फ़ौरन होने वाला है, लेकिन वो इस बात के लिए तैयार है और अमेरिकी सदर बार बार इस बात का दावा कर रहे हैं। हालांकि पिछले दिनों अमेरिका ने गज़ा पट्टी में सीज़ फायर के लिए जो 20 पॉइंट पर मुश्तमिल अपना एजेंडा जारी किया था तो उसमें फ़लस्तीन को एक आज़ाद रियासत का दर्जा देने की बात वाज़े लफ्ज़ों में शामिल नहीं थी, बल्कि उसका एजेंडा या उसमें ये बात शामिल थी कि धीरे धीरे हालात साजगार किए जाएंगे फ़लस्तीन को एक आज़ाद रियासत बनाने के लिए। अभी हाल ही में जब शर्म अल-शेख में अमन कॉन्फ्रेंस मुनक़िद हुई और उसमें अमेरिकी सदर ट्रंप ने शिरकत की, तुर्किया के सदर रजब तय्यब एर्दोगान ने शिरकत की और दुनिया के तकरीबन 30 ममालिक के नुमाइंदों ने शिरकत की, लेकिन उस इजलास में भी फ़लस्तीन को एक आज़ाद रियासत का दर्जा मिलना चाहिए, इस पर बातचीत नहीं हुई और न ही
یہ پوائنٹ اور یہ شق اس اجلاس کے ایجنڈے کا حصہ تھا۔ جب امریکی صدر ٹرمپ سے پوچھا گیا کہ کیا فلسطین کو ایک آزاد ریاست کا درجہ دیا جائے گا، اس پر بات چیت ہوگی، تو انہوں نے کہا کہ یقیناً میں اس کے بارے میں سوچوں گا، بعد میں فیصلہ کروں گا، اس اجلاس میں اس پر کوئی فیصلہ نہیں ہونا ہے۔ اور شاید یہی وجہ تھی کہ سعودی عرب کے ولی عہد محمد بن سلمان نے براہ راست اس اجلاس میں شرکت نہیں کی، بلکہ ان کی طرف سے ان کے وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان نے اس اجلاس میں شرکت کی۔ سعودی عربیہ سے آپ لاکھ اختلاف کر سکتے ہیں، سعودی عرب کی پالیسیوں پر سوال اٹھا سکتے ہیں، لیکن ایم بی ایس نے ہمیشہ سے ایک موقف کو اپنا رکھا ہے کہ جب تک فلسطین کو ایک آزاد ریاست کا درجہ نہیں مل جاتا اور اسرائیلی آرمی 1967 کی سرحدوں کے مطابق پیچھے نہیں ہٹ جاتی، اس وقت تک سعودی عربیہ اسرائیل کے ساتھ اپنا سفارتی رشتہ بحال کرنے والا نہیں ہے، ورنہ ہی مڈل ایسٹ میں امن اور سلامتی ممکن ہے۔ اور فلسطینیوں کی اس وقت سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ فلسطین کو ایک آزاد اسٹیٹ کا درجہ ملے، فلسطین کی اپنی آرمی ہو، فلسطین کی اپنی کرنسی ہو، فلسطین کا اپنا ایئرپورٹ ہو اور فلسطین کی باضابطہ ایک سرحد تشکیل پا جائے۔ ابھی ہو کیا رہا ہے کہ 1947 میں اقوام متحدہ نے فلسطین کی سرزمین کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ 54% فلسطین کا علاقہ یہودیوں کو دے دیا گیا کہ تم یہاں پر اپنا ملک بنا لو، اور بچا کھچا ایریا فلسطینیوں کے پاس تھا، لیکن کوئی سرحد تشکیل نہیں دی گئی، باؤنڈری کھڑی نہیں کی گئی، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اسرائیل نے اگلے ہی سال 1948 میں فلسطین کا جو بچا کھچا ایریا تھا 46-44% کا، اس پر بھی قبضہ کرنا شروع کر دیا، اور 1948 میں جو پہلی انتفاضہ ہوئی اس میں 8 لاکھ فلسطینیوں کو اپنے گھروں کو چھوڑ کر جانا پڑا، اپنے علاقوں سے نکلنا پڑا۔ اسقلان، حیفا اور ایسے بہت سارے اسرائیل کے ابھی شہر ہیں جو بٹوارے میں بھی اسرائیل کو نہیں دیا گیا تھا، اس پر اسرائیل نے قبضہ جما لیا، اور اس کے بعد لگاتار اسرائیل فلسطین کے علاقوں میں نئی نئی بستیاں بساتا ہے۔ ان علاقوں کا کنٹرول بھی اسرائیل کے ہاتھوں میں ہے۔ جب اسرائیل اور فلسطین کی تقسیم ہوئی تو اسرائیل باضابطہ ایک ملک بن گیا، اس کی آرمی بن گئی، لیکن فلسطین ایک ملک نہیں بن سکا، اس کو دنیا نے تسلیم نہیں کیا، اور فلسطین کا کچھ علاقہ اردن کی حکومت کے ماتحت تھا، کچھ علاقہ مصر کی حکومت کے ماتحت تھا۔ ان کا کوئی ایئرپورٹ نہیں، کوئی آرمی نہیں، کوئی کرنسی نہیں، اور 1967 کی 6 روزہ عرب اسرائیل جنگ میں اسرائیل نے ویسٹ بینک کا بھی قبضہ لے لیا، غزہ پر بھی اپنا قبضہ جما لیا، مصر اور اردن کا کنٹرول یہاں سے ختم ہو گیا، اور پھر لگاتار یہاں اسرائیل بستیاں بسانے لگا۔ غزہ پٹی میں جب لگاتار ریزسٹنس فورسز نے اسرائیلی آرمی پر حملہ کیا، اسرائیل کے بڑے بڑے آفیسر اور جنرل کا قتل کیا، تب غزہ پٹی سے سال 2004-05 میں اسرائیلی آرمی نے نکلنے کا فیصلہ کر لیا اور غزہ پٹی کو ایک اوپن جیل میں تبدیل کر دیا۔ اس نے باضابطہ ایک باؤنڈری کھڑی کر دی، لیکن ویسٹ بینک پر ابھی تک اسرائیل کا جو حملہ ہے، جو قبضہ ہے، بڑھتا جاتا ہے۔ اسرائیلی آرمی ادھر گھروں کو بناتی ہے، بساتی ہے۔ اس لیے سعودی عرب کا پرانا موقف یہ ہے کہ فلسطین کو ایک آزاد ریاست کا درجہ مل جائے، اسرائیلی آرمی پیچھے ہٹ جائے، اس کے بعد ہی کوئی بات چیت ہوگی۔ ادھر امریکی صدر ٹرمپ کی ایک دیرینہ خواہش ہے، ان کا ایجنڈا ہے کہ سعودی عرب اس معاہدے کا حصہ بن جائے۔ انڈونیشیا کے حوالے سے خبر بھی سامنے آئی تھی کہ انڈونیشیا بھی معاہدہ ابراہیمی کا حصہ بننے والا ہے۔ انڈونیشیا کے صدر نے یونائٹڈ نیشن کی جنرل اسمبلی میں جو خطاب دیا تھا اور جس طرح کہا تھا کہ اسرائیل کو بھی، یہودیوں کو بھی امن، سکون اور شانتی کے ساتھ رہنے کا حق حاصل ہے، وہیں سے ایک اشارہ مل چکا تھا کہ انڈونیشیا بک چکا ہے، اس کی ڈیل ہو چکی ہے۔ اور پھر یہ خبر سامنے آتی ہے کہ انڈونیشیا کے صدر کا اسرائیل کا دورہ ہونے والا ہے، اور یہ دورہ چپکے چپکے ہونا تھا، خاموشی کے ساتھ ہونا تھا، لیکن انڈونیشیا کے صدر کی آفس سے خبر جیسے لیک ہو جاتی ہے، انڈونیشیا کی عوام میں ہنگامہ برپا ہو جاتا ہے، احتجاج شروع ہو جاتا ہے، لوگ سڑکوں پر اتر آتے ہیں۔ اس کے بعد انڈونیشیا کے صدارتی محل سے بیان سامنے آتا ہے کہ خبر جھوٹی تھی، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور انڈونیشیا معاہدہ ابراہیمی کا حصہ بننے والا نہیں ہے۔ سعودی عربیہ کی طرف سے کبھی انکار نہیں کیا گیا، بلکہ ہمیشہ یہ کہا گیا کہ ہماری یہ شرطیں ہیں، ان شرطوں کو مان لو تو پھر ہم آگے اس معاہدے کا حصہ بن سکتے ہیں، لیکن جب تک ہماری شرطوں کو نہیں مانا جائے گا اس معاہدے کا ہم حصہ بننے والے نہیں ہیں۔ ادھر امریکہ کے ایلچی وٹکوف کا ایک بیان سامنے آیا جس میں ان کا کہنا ہے کہ حماس کو یقینی طور پر غیر مسلح کیا جائے گا، ہتھیار ڈالنے پر مجبور کر دیا جائے گا، لیکن اگر حماس اپنے نظریے کو تبدیل کرتی ہے، حماس اسرائیل کے خلاف ہتھیار اٹھانا بند کر دیتی ہے، تو حماس کو غزہ پٹی میں رہنے دیا جائے گا۔ غزہ پٹی میں حکومت حماس کی ہوگی یا کسی اور کی ہوگی، اس بارے میں بھی بات چیت کی جا سکتی ہے، کیونکہ مکمل طور پر
फ़लस्तीनियों को, हमास को गज़ा पट्टी से बाहर नहीं निकाला जा सकता। मैं जब भी गज़ा पट्टी गया हूँ, फ़लस्तीन के इलाकों में गया हूँ, तो वहाँ के लोग अमन चाहते हैं, सुकून चाहते हैं, पीस चाहते हैं, और उसके लिए ज़रूरी है कि इज़राइल वहाँ हमला ना करे और वहाँ से इज़राइल पर हमला ना हो। इज़राइल के लिए भी ज़रूरी है कि वहाँ आइंदा कोई हमला ना हो। रॉकेटों की बरसात का डर और खौफ यहूदियों को इसराइल में न रहे। इधर गज़ा पट्टी की आवाम, फ़लस्तीन के दूसरे इलाकों की आवाम भी अमन और सुकून के साथ रहे, और ये उसी वक्त हो पाएगा जब दोनों एक दूसरे को तस्लीम करेंगे। तो यहाँ पर अमेरिका की तरफ से भी माना जा रहा है कि हमास को बाहर नहीं निकाला जाएगा। इसराइल की कंटिन्यू ये शर्त रही है कि हमास को हथियार रखने का इख्तियार नहीं होगा। गज़ा पट्टी में जो अगली हुकूमत बनेगी उसमें न तो फ़लस्तीनी ग्रुप का हाथ होगा, ना हमास का हाथ होगा, और न ही हमास के लीडर्स को गज़ा पट्टी में रहने दिया जाएगा, बल्कि तमाम को गज़ा पट्टी से बाहर निकलना होगा, सरेंडर करना होगा। लेकिन अब अमेरिका की तरफ से कहा जा रहा है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। हाँ, हमास को हथियार डालने पर मजबूर किया जाएगा, लेकिन गज़ा पट्टी में उनका किरदार रहेगा, क्योंकि हमास वहाँ के लोगों की एक नुमाइंदा ऑर्गेनाइजेशन है। गज़ा पट्टी और फ़लस्तीन की आवाम तय करेगी किसकी हुकूमत वहाँ रहेगी, किसकी हुकूमत नहीं रहेगी, कौन वहाँ का कंट्रोल संभालेगा और कौन फ़लस्तीन और गज़ा पट्टी का कंट्रोल नहीं संभालेगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को यही उम्मीद है कि सऊदी अरब जल्द उनके माहदे को मान लेगा, लेकिन अगर सऊदी अरब मानता है और फ़लस्तीन को एक आज़ाद स्टेट का दर्जा मिल जाता है, तो क्या ये फ़लस्तीनियों के हक़ में बेहतर होगा या नहीं होगा, इस पर आने वाले दिनों में अलग अलग तरह से तज्ज़िया भी सामने आएगा। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखेगा। लेकिन इस हवाले से हमास की पॉलिसी में भी कुछ तब्दीली आई है। हमास का पुराना मौक़िफ़ ये था कि इज़राइल का वजूद नहीं होना चाहिए, और जब तक इज़राइल का वजूद मिट नहीं जाता है उस वक्त तक फ़लस्तीनी रियासत का कोई मतलब नहीं बनता। यानी 2 स्टेट की थ्योरी को हमास ने अब तक रिजेक्ट किया था, लेकिन अब हमास की पॉलिसी में तब्दीली आई है और हमास की क़यादत का मानना है कि इज़राइल के साथ साथ फ़लस्तीनी रियासत का वजूद ज़रूरी है, और जब फ़लस्तीनी रियासत का वजूद अमल में आ जाता है, हमारी आर्मी हो जाती है, उसके बाद फिर हम आगे अपना रेजिस्टेंस जारी रखेंगे। लेकिन पहले हमारे पास भी एक स्टेट होना ज़रूरी है, क्योंकि हम स्टेट लेस हैं, हमारा कोई वजूद नहीं, और हमारे पास एक मुल्क होना चाहिए। अब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के इस दावा पर फ़िलहाल कोई रद्द अमल सऊदी अरबिया का सामने नहीं आया है, लेकिन बंद दरवाज़ों के पीछे बातचीत लगातार जारी रहती है। अमेरिका की बातचीत डायरेक्ट, यानी अमेरिकी सदर ट्रंप की बातचीत डायरेक्ट MBS वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से हुई है या नुमाइंदों की आपस में बातचीत हुई है, इसकी भी वजाहत नहीं की गई है। लेकिन अमेरिका के सदर को लगता है कि जल्द सऊदी अरबिया माहिदे इब्राहिमी का हिस्सा बन जाएगा, और उधर सऊदी अरबिया का मानना है कि पहले फ़लस्तीन को एक आज़ाद स्टेट के तौर पर तस्लीम करो। इस वीडियो में इतना ही। आप अपनी राय ज़रूर लिखिए और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।